हेलो बच्चों, हिंदी यात्रा .com में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अलंकार समझे थे। हिंदी विषय में अलंकार प्रकरण को कंप्लीट किया था और उनके बारे में समझा था। आज हम हिंदी विषय में समास को समझेंगे। समास क्या होते हैं? समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का अर्थ है सामान्य अर्थों में छोटा, जैसे कि आप आसानी से समझ सकें कि हम किसी भी शब्द को छोटा करके कैसे बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। 10 मुख हैं जिसके, रावण या दशानन। सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा कि 10 मुख वाला या 10 सिरों वाला कौन है, तो दशानन है। व्यायाम के लिए शाला। अब इतना बड़ा वाक्य हम नहीं बोल पाएंगे और उसके लिए हमें छोटा करके बोलना होगा, व्यायामशाला। अगला है नीला है जो कमल, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? नील कमल कह सकते हैं। ऐसे ही 4 राहों का समाहार, मतलब चौराहा। 4 रास्ते जाते हैं, चौराहा। राम और लक्ष्मण, तो बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो हम और को योजक चिन्ह के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि समास क्या होते हैं, किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षेपीकरण या मिलन की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षेपीकरण का अर्थ होता है उसे छोटा कर लिखना। ठीक है। समास के भेद। समास के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। समास के भेद को समझने के लिए हमें किसी भी वाक्य में पूर्व पद और उत्तर पद को समझना बहुत ही आवश्यक है। पूर्व पद मतलब होता है पहला, स्टार्टिंग वाले जो शब्द होते हैं, और उत्तर पद मतलब होता है जो एंड में दिए गए होते हैं। ठीक है, आखिर में बताए गए होते हैं। ठीक है, तो इन चारों समासों को हम एक एक करके उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि हम किसी भी शब्द में ये पहचान कर सकें कि अव्ययीभाव समास किस में है या द्वंद्व समास किस में है, और एक विशेष ट्रिक के द्वारा भी हम इसको अंत में समझेंगे। समास का पहला भेद है अव्ययीभाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद, समस्त पद यानी समास, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो अथवा अव्यव हो, जहाँ शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद भी अव्यव बन जाता हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समास विग्रह करते समय उत्तर पद पहले और पूर्व पद का अर्थ बाद में लिखा जाता है। आइए इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहले दिया हुआ है समस्त पद में आजीवन, मतलब जीवन, और उसके आगे आ लगा हुआ है। आ क्या है? उपसर्ग है। आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा होगा तो वो अव्ययीभाव समास होगा। जीवन पर्यंत तक चलता है। यथा नियम, नियम, यथा मतलब के अनुसार, नियम के अनुसार। ठीक है, इन सभी उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि सभी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। भर, बे। ठीक है, आ, यथा, प्रति, भर, भरसक, बे, ये सब क्या हैं? आपके उपसर्ग हैं। तो जिन शब्दों के आगे उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो वो अव्ययीभाव समास होते हैं। अब आप लोग अव्ययीभाव समास को आसानी से पहचान सकेंगे। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में होता है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण हो, मतलब सेकेंडरी हो, और उत्तर पद, बाद वाला जो पद दिया गया है वो प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश का वासी, मतलब देश में रहने वाला, देशवासी। ठीक है, देश का वासी, देशवासी। अब इसमें क्या आप देख रहे हैं? का दिया हुआ है, दोनों के बीच में कारक चिन्ह दिए गए हैं और उन कारक चिन्हों का लोप समास में हो चुका है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि तत्पुरुष में कारकों का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का, परंतु समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे जल की धारा, तो की का लोप हो गया, जल धारा। ठीक, तत्पुरुष समास को करने से पहले हमें कारक को समझना होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, और कारक ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हेयर। ये आपको चिन्ह क्रम के अनुसार ही याद करने होंगे और समझना होगा। ठीक है, जब आप इनको सीख जाएंगे कारक के चिन्ह समेत
तो आप तत्पुरुष समास की पहचान आसानी से कर लेंगे। तत्पुरुष समास निम्नलिखित उसके और भी भेद होते हैं, मतलब 2 टाइप उसके आगे भी हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर 6 समास हो जाएंगे। मेन आपके 4 हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास और आते हैं आपके, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में होता है कि समास का पूर्व पद, समास का जो पूर्व पद है वो विशेषण होगा पहला, और उत्तर पद उसका विशेष्य होगा, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे नीलकंठ, तो पहला आपका जो पूर्व पद है वो क्या है, विशेषण है, नीला है, और कंठ आपका उत्तर पद है वो विशेष्य है, तो क्या बन गया, नीलकंठ। अगला है महाजन, तो आपका जो है पूर्व पद वो विशेषण है, महान है, और जन क्या है आपका विशेष्य है, तो क्या बन गया ये, महाजन। और अलंकार कराते हुए मैंने आपको उपमेय का अर्थ बताया था और उपमान का अर्थ बताया था, तो हमें उपमेय और उपमान में अंतर करके ही हम इस समास का पता लगा पाएंगे। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ होता है जिस प्राणी या वस्तु से तुलना की जा रही हो। ठीक है। अगला समास हमारा है द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। ये सारे समास में सबसे आसान समास होता है, क्योंकि इसका पहला शब्द संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिभुवन, तो त्रि मतलब 3 संख्यावाची विशेषण हो गया, और भुवन मतलब विशेष्य। अगला हो गया चार पाई, तो 4 विशेषता इसकी नंबरिंग हो रही है, संख्यावाची है, पाई मतलब ये इसका विशेष है। ठीक है, तो ये आपका द्विगु समास हो गया। तो तत्पुरुष के अंतर्गत हमने दोनों समास कर लिए हैं। ठीक है, कर्मधारय और द्विगु समास। अब हम आते हैं समास के तीसरे समास पर, द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी मतलब पूर्व और उत्तर पद नहीं होता, इसमें दोनों पद समान होते हैं। ठीक है, देखते हैं माता और पिता, मतलब दोनों की वैल्यू एक है। तो द्वंद्व समास को पहचानने का एक आसान तरीका ये कि उनके बीच में योजक चिन्ह होगा। ठीक है, और दूसरा वो एक दूसरे के विलोम होंगे, तो द्वंद्व समास हम आसानी से पहचान लेंगे। समास में हम चौथे भेद पर आते हैं, बहुव्रीहि समास पर, जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान के बारे में बताएं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसमें द्वंद्व समास में हमने क्या देखा था कि दोनों समास क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, परंतु बहुव्रीहि में क्या होगा, दोनों पद गौण होंगे, सेकेंडरी होंगे, और किसी तीसरे की बात कर रहे होंगे। जैसे लंबोदर शब्द दिया गया आपको, समस्त पद है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो मतलब तीसरे व्यक्ति की बात आ रही है, लंबा है उधर दोनों, मगर तीसरे की बात हो रही है, हमारा ध्यान गणेश जी की तरफ जाएगा। ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, घनश्याम, महावीर, चंद्रशेखर, गजानन, गज जैसा आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात सभी को पता चक्र कौन धारण करता है, विष्णु। इस प्रकार हमने ये सारे समास के भेद कर लिए हैं। संधि और समास में क्या अंतर होता है, ये प्रश्न भी बनता है। संधि होता है वर्णों का मेल, और समास होता है शब्दों का मेल। जब मैं संधि कराऊंगी आपको, तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अब अगली जो कक्षा होगी हमारी, वो सारी समास के पहचानने में, समास के प्रश्न उत्तर करने में होगी, और इसकी बुक एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे।